ज्वाला सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत हिंदी पर। आप आपका जो इतना सालों का एक्सपीरियंस रहा है कोचिंग का, एज अ प्लेयर भी आपका रहा है, लेकिन कोचिंग में खासकर मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि आपकी दो खास शिष्य यशस्वी और पृथ्वी शॉ इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं और यशस्वी इन दिनों जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बतौर कोच यशस्वी की परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा लगता है कि जब आपके खिलाड़ी इंडियन टीम में खेले। और बेसिकली यशस्वी को तो मैंने बचपन से मेरे घर में रखा है, पाला है, बच्चे की तरह सब टेक केयर किया है। पृथ्वी शॉ मेरे पास 3 इयर्स था, उस टाइम तो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला और वो इंडिया के लिए खेला। तो अगर हर एक कोच चाहता है कि उसका प्लेयर इंडियन टीम में जाए, परफॉर्म करे। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज यशस्वी जायसवाल को मैंने 10 साल 9 साल मैंने अपना टाइम दिया। और उसने भी बहुत मेहनत की मेरे साथ, हम दोनों ने भी बहुत मेहनत की। वी वर्क एज अ टीम। उसने कभी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, जब भी उसके पैर मैंने ट्रस्ट किया वो कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। तो आज वो 200 बना रहा है, रिकॉर्ड्स बना रहा है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। यशस्वी की मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में से शुरुआत करना चाहूंगी। यशस्वी की पहली मेमोरी क्या है आपके दिमाग में? हाँ, पहली मेमोरी मैं उसको सबसे पहले 2013 में देखा था, जब वो एक बहुत ही छोटा सा अंडर प्रिविलेज्ड, मैं वर्ड यूज करूंगा, बच्चा था जिसके माँ बाप नहीं थे उसके साथ। वो गांव में रहते थे और ये उसकी क्रिकेट के प्रति दीवानगी थी, जो वो अपने फैमिली से दूर यहाँ पे रह रहा था। और जब मैंने उसको पहली बार देखा तो अ, वो एक इंसिडेंस है जो मेरी जिंदगी में एक बड़ा इंसिडेंस है कि मैं आजाद मैदान पे गया था एक मैच के सिलसिले में। मैं साउथ अफ्रीका में था, मॉर्निंग में ही इंडिया आया था। और नॉर्मली मेरी आदत है कि जब भी मैं कहीं आउट ऑफ इंडिया से आता हूँ तो मैं अपने एकेडमी के मैच देखने जाता हूँ, बच्चों का मैच। तो उस दिन मैं देखने गया था, वहां पे मुझे नेट पे वो बैटिंग करते हुए दिखा। तो अच्छा खेल रहा था, तो मैंने एक पूछा, एक जो मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पे, उससे तो बोला कि ये लड़का बहुत ही गरीब सा लड़का है, अकेले रह रहा है और टेंट में रहता है। तो जब टेंट बोला तो मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ कि एक छोटा सा बच्चा टेंट में क्यों रहता है। तो फिर बात करते करते वो बाहर निकला और उसने अपना हेलमेट निकाला। और मैंने पूछा कि क्या नाम है बेटा आपका, तो बोला यशस्वी जायसवाल। तो मैंने बोला आप कहाँ रहते हो, तो बोला सर टेंट में रहता हूँ। तो मैंने बोला टेंट में क्यों रहते हो, तो बोला मुझे क्रिकेट खेलना है। और मैंने बोला तेरे माँ बाप किधर है, तो बोले वो गाँव में रहते हैं, भदोही में रहते हैं। तो ये पहली उसकी मेरी इंटरेक्शन थी। और फिर मैंने उसको अपने घर पे बुलाया और मैं देखना चाह रहा था क्योंकि वो कुछ परफॉर्मेंसेस का जिक्र किया उस टाइम की। मैंने 200 रन किया है, तो मैं थोड़ा सरप्राइज था कि 200 करने के बाद वो क्यों नहीं मुंबई अंडर 14 वगैरह टीम में खेल रहा है। तो मैंने उसको बोला अगर आपने 200 रन बनाया तो मुझे ला के दिखाओ। फिर उसने 200, वो जो पेपर कटिंग था जिसमें वो 200 आया था, मुझे मेरे घर पे लाया, दिखाया। और फिर वहां से जब मैंने उसकी स्टोरी सुनी तो वो स्टोरी बिल्कुल मेरी तरह थी, क्योंकि मैं भी 1995 में मुंबई आया था क्रिकेट खेलने के लिए। आचरेकर सर का नाम बहुत था उस टाइम, और सचिन और विनोद कांबली काफी फेमस हुए थे। तो जब मैं उससे मिला और उसकी कहानी समझा, तो क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजरा हूँ, तो मुझे बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं। और फिर वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और वो दिन हमेशा मुझे याद रहेगा, जब मैंने उसको बुलाया था और जब मैंने उसकी कहानी सुनी। उनकी कहानी क्योंकि बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, जैसे कि आपने बताया कि अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से वो आते हैं। थोड़ा सा बताएंगे कि आपसे मिलने से पहले किस तरह का संघर्ष रहा उनका? बिल्कुल, जब उसने मुझे बताना शुरू किया कि मैंने बोला क्या इशू है, आपको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि नॉर्मली आप किसी बच्चे से मिलते हो, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, तो मैं कभी किसी को कुछ सामान दे देता हूँ या किसी को कुछ हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि मैं खुद वैसे मुंबई में जिया हूँ। मैं खुद स्ट्रगल किया हूँ, तो मुझे पता है कि अगर कोई किसी को कोई नीड है तो दे देना चाहिए, क्योंकि मुझे भी लोगों ने किया था, तो मुझे वो चीज़ याद थी मेरे साथ। तो मैं चाहता था कि मैं भी थोड़ा अच्छे एग्जाम्पल सेट करूँ। तो जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो उसने बहुत ऐसी चीजें बताई जो बड़ी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं सर टेंट में रहता हूँ, मेरे घर से कुछ थोड़े बहुत पैसे आते हैं, तो वो पूरा नहीं होता है। तो वो थोड़ा बहुत जाके वहाँ पे छोटे मोटे काम करता था, जैसे कि किसी स्टॉल पे जाके खड़ा हो जाता था, कभी कोई हेल्प कर देता था, लाइक दैट वो करता था कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए, दैट ही डिड। और बाकी मैं ज्यादा पूछता नहीं था उससे पास्ट के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी के पास्ट और पॉवर्टी के बारे में बात करना सही नहीं है।
जी। क्योंकि जब मैंने उसको अपने विंग में ले लिया, जब वो मेरे 2013 से लेके 2022 तक वो मेरे घर पे रहा है, यही उसका कमरा है जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं जब जब मैंने उसकी कहानी सुनी, तो बेसिकली वो जो चीजें बता रहा था कि लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ से नहीं खेल सकते हो और तुमको यहाँ से चांस नहीं मिलेगा, तुम यूपी लौट जाओ। और हुँ, कुछ लोग ऐसे थे उस टाइम पे जिन्होंने उसको कुछ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के कुछ मैचेस में खिला दिया था। तो उस अब उसको तो पता नहीं ये चीज कि वो किसी और ने बनाया या क्या किया। जैसे मैं कोच हूँ, हुँ, अगर मैं किसी को बोलूँ कि ये तुमको मैच खेलना है, तो उसको नहीं पता ना कि कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या लगते हैं। तो हुँ, चूंकि उसके पास मुंबई का डॉक्यूमेंट नहीं था, तो कोच ने उसको खिलाने के लिए कुछ लोगों ने उसको खिला दिया वो डॉक्यूमेंट वगैरह बना के। तो वो उसके ऊपर प्रोटेस्ट हो गया था, लोग उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहे थे कि इस लड़के का सर्टिफिकेट अलग है और ये सब। तो उसके वजह से वो डर के मारे खेल ही नहीं रहा था, पूरा 1 साल मैच ही नहीं खेला था। क्योंकि वो जहां भी जाता था कोई भी ऑफिशियल मैच खेलने, तो लोग बोलते थे नहीं नहीं, तुम्हारा सर्टिफिकेट सही नहीं है, तुम नहीं खेल सकते हो। और हुँ, उस डर से वो स्कूल के मैचेस भी नहीं खेल रहा था। तो वो मेंटली बहुत टूट सा गया था, और फिजिकली तो बहुत वीक था ही। तो मेंटली ही वॉज डाउन। और जब वो मेरे पास आया, तो एक टूर्नामेंट था गाइल शील्ड। तो मैंने बोला जा मैच खेलने जा, तो बोलता नहीं सर, इस साल नहीं खेलूंगा। तो मैं बोला क्यों नहीं खेलेगा? बोला नहीं सर, लोग बोल रहे हैं कि इस साल माहौल अच्छा नहीं है तेरे लिए। और तू नेक्स्ट ईयर खेलना, 1 साल का ब्रेक ले ले। तो बोला माहौल माहौल क्यों अच्छा नहीं है? बोला नहीं, बोलते थे कि तेरे पे अगेंस्ट कंप्लेंट हो जाएगा, तुझे तुझे हुँ, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। बोला तेरे को इतने छोटे से बच्चे के दिमाग में सब कौन डाल रहा है? तो फिर मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, योर एवरीथिंग इज राइट। और जो भी होगा वो मैं देखूंगा। अब तू मेरे पास आ गया ना, तो मैं देखूंगा, अभी तेरी सारी चीजें मैं हैंडल करूंगा। तो फिर वो मैच खेलने के लिए गया, वहां से उसकी स्टार्ट हुई। तो जब वो ये मैच तक वो आजाद मैदान में मतलब स्टार्ट ऑफ द फेज था मेरा। तो मैंने जब उसने पहले मैच में 47 रन किए और 5 विकेट लिए, तो फिर वापस आया वो। तो मैंने बोला क्या हुआ, पुलिस पुलिस ने पकड़ा क्या तुझे? बोला नहीं सर। हुँ, तो मैं बोला आप अभी आज से फ्री माइंड होके क्रिकेट खेल, और तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हूँ तेरे पीछे, और मेरे पे ट्रस्ट कर। तो उसने फिर अपना सारा बोरिया बिस्तर लाया आजाद मैदान से। मुझे अभी भी याद है, एक बक्सा लेके आया था, एक मच्छरदानी थी, और एक फोल्डिंग कॉट था। ये वो लेके मेरे यहाँ पे आया था। मेरे 2 घर है, तो जो मेरा दूसरा घर है वहां पे उसका सामान वगैरह रहता था। हुँ, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे ऑफ कोर्स उसके लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है कि 2013 के बाद जो भी मेरे पास था मैंने सब उसको दिया। वो मेरे फैमिली के साथ अ, रहता है, और एक्चुअली उस टाइम मैं मैरिड नहीं था। तो हुँ, मैंने अपने मेरे वाइफ से पूछा, जो मेरी शादी होने वाली थी, कि मेरा ऐसा ऐसा एक बच्चा मैं रख रहा हूँ एज माई किड, एंड आई वांट यू टू सपोर्ट। तो मेरे वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड बिकॉज ऑफ हर आई थिंक वो मेरे घर पे रह पाया। अदरवाइज अगर वो नहीं चाहती तो शायद मैं नहीं कर पाता उसके लिए, शायद मैं सिर्फ कोच रह जी, जाता। लेकिन बिल्कुल। उसको बच्चे की तरह पालने का जो श्रेय मुझे जाता है, वो उनको भी जाता है। क्योंकि उन्होंने उसको अच्छा बच्चे की तरह खाना पीना वट एवर ही वो आस्किंग अस, सारे फेस्टिवल्स सब कुछ हमने मनाया। तो जो हुँ, उसका स्ट्रगल का दौर था वो 2013 तक ही था। उसके बाद से जो भी एक प्लेयर बनाने के लिए जो चीजें चाहिए रहती हैं, जैसे अच्छा रहना, जी, हमारे वही साथ तो मैं सैंटा आपसे क्लूज में। जानना चाह रही थी। वही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि ऐसी क्या क्वालिटी आपने यशस्वी में देखी थी जो बाकी बच्चों से अलग थी उसके एज के जो आप जैसे कह रहे हैं कि 2013 में वो आपके पास आए थे तो करीब 12 साल के रहे होंगे? हाँ, अराउंड 12 years। जी, जी। तो ऐसी क्या क्वालिटी थी जो उसकी उनकी एज के बाकी बच्चों से अलग थी जिसने पार्टिकुलरली आपका ध्यान अपनी तरफ खींचा था? फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे एक रॉ मटेरियल चाहिए था। हुँ, क्योंकि मैंने और भी कुछ लड़कों को सिखाया उस टाइम पे, तो वो भी अच्छा खेलने लगे, दे आर सो स्कोरिंग रन्स। लेकिन उनके पेरेंट्स के प्रेशर से या किसी और प्रेशर से वो ना छोड़ दिया, 1 से 2 साल के बाद वो छोड़ देते थे क्रिकेट। तो हुँ, चूंकि जब मैं अपनी क्रिकेट छोड़ रहा था, मैं खुद, मेरी मेरी एक स्टोरी है, मैंने बहुत सारा मतलब मैं फुटपाथ पे सोया हूँ, भूखे पेट खेला हूँ, सो मेनी थिंग्स। तो जब मैं क्रिकेट छोड़ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे कोई एक ऐसा लड़का मिलेगा जिसको मैं 100% दूंगा, और मैं उसको बनाऊंगा इंडिया प्लेयर। तो वो चीज हमेशा मेरे दिमाग में घूमती थी कि मुझे कोई एक अच्छा लड़का मिले। तो मुझे लगता है यशस्वी को जब मैंने देखा और जब मुझे उसकी स्टोरी समझ में आई, तो इट वाज वेरी सिमिलर टू मी। मैं जी। आई एम वेरी फ्रैंक विथ मी। मुझे उस टाइम पे यही था कि मुझे एक अच्छा लड़का मिले जो मेरी बात सुने,
कोई इंटरफेयर नहीं करे, जितना मैं उससे मेहनत कर रहा हूँ वो करे और मेरे पे ट्रस्ट करे। तो मुझे लगता है वो जो क्वालिटी ढूंढ रहा था वो यशस्वी के अंदर थी, बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड, कि मुझे पता था कि कोई बीच में आएगा नहीं, उसके फादर आएंगे ना मदर आएंगे, मैं जैसा चाहूंगा उसको ढाल दूंगा। तो ये हम्म, एक चीज जो थी वो उसके अंदर थी। और दूसरी चीज अगर क्रिकेट वाइज में बात करूं तो उसके अंदर टेम्परामेंट बहुत अच्छा था, कि वो बहुत लंबे समय तक खेलने की उसकी आदत थी। हम्म, और प्लस वो उसका अडॉप्टेबिलिटी है, वो जल्दी सीखता है। तो ये जो चीज, दो चीज उसके अंदर थी। लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो मुझे एक ऐसा रॉ मटेरियल चाहिए था जो मेरे जैसा हो, जो मेरे जैसा संघर्ष कर सके और मेरे पर ट्रस्ट कर सके, और मैं जो भी बोलूं आंख बंद करके भरोसा करे। तो ये जो थी, पहला फैक्टर यही था कि बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड मुझे पता था इसके पास क्रिकेट खेलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो जो हम्म। भी मैं बोलूंगा वो करेगा, और उसने किया भी। और आई एम वेरी हैप्पी कि एज अ प्लेयर उसने मुझे राइट प्रूफ किया। जी, तो जब आपके साथ उनका जुड़ना हुआ, कैसा रूटीन रहता था उनका? स्कूल, उसके बाद ट्रेनिंग, क्या क्या रूटीन रहता था उनका? फर्स्ट ईयर तो जब मैं आया था मेरे पास तो बहुत ही डरा रहता था। अ, और जब वो थोड़े बहुत रन्स बना लिया तो थोड़ा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। और फिर नॉर्मली मेरी एकेडमी है मुंबई क्रिकेट क्लब, और हमारा सैंटा क्रूज में एयर इंडिया ग्राउंड पे प्रैक्टिस होता है। तो बेसिकली उस टाइम पे हमारा शाम को प्रैक्टिस होता था। तो हम लोग 2:30 से लेके 6:30 7 बजे तक प्रैक्टिस करते थे एवरी डे। और फिर मॉर्निंग में वो कभी फिटनेस कर लेता था। तो बेसिकली मेरे साथ तो शाम को आ, और रात को ज्यादा हम लोग टाइम स्पेंड करते थे। शाम को वो हमारे साथ प्रैक्टिस करता था, और फिर रात को जब हम खाना वाना करे खाते थे तो हम लोग बहुत सारे डिस्कशन करते थे कि क्या बेटर कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। तो नॉर्मल क्वालिटी प्रैक्टिस, ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी प्रैक्टिस। और अगेन आई एम सेइंग कि जो उसका टेम्परामेंट था वो बहुत अच्छा था, तो उसने जल्दी पिकअप कर लिया सारी चीजें। आपके साथ वो कभी कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी, जैसे एक छोटे बच्चे के साथ होता है ना, जिस तरह के बैकग्राउंड से वो आए हैं, कुछ ऐसे शेयर करते थे कि कुछ डर हो उनके मन में, या फ्यूचर को लेके उनके क्या सपने रहते थे अपने लिए? बेसिकली उससे ज्यादा पागलपन मेरा था कि उसको मुझे क्रिकेटर बनाना है, क्योंकि मुझे प्रूव करना था कि मैं जो ड्रीम लेके आया था गोरखपुर से उसको मुझे पूरा करना है। तो मैं हमेशा उसको मोटिवेट करता था, मैं उसको हमेशा इनकरेज करता था। और कभी कभी लोग यहाँ वहां से लोग आके बोलते भी थे, जैसे मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि इतने छोटे बच्चे को आपने साथ में रखा है, कभी कुछ हो गया, उसको कुछ हो गया, उसके माँ बाप ने कभी कुछ कंप्लेंट कर दिया या किसी ने कुछ कर दिया तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो मैं ये सारी चीजें कभी सुनता नहीं था। सिमिलरली वो उसका था कि जो भी मैं बोलता था वो सब करता था। तो ऐसी कोई इनसिक्योरिटी जैसी चीज तो हम दोनों के बीच में नहीं थी ड्यूरिंग दोस टाइम। और हम लोग बहुत बिजी थे अपने प्रोसेस में। आई ऑलवेज बिलीव कि हमारा प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, हम अपने काम पे ज्यादा ध्यान देने चाहिए, और अगर हमारा काम हम अच्छे से करेंगे तो हम्म। अपने आप रिजल्ट फॉलो होगा। तो आई डोंट थिंक कोई इस तरह का इनसिक्योरिटी इशू था। जी। पृथ्वी शॉ के साथ जब आपका जो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा था, उस टाइम में उनकी जो जूनियर क्रिकेट थी, आपने जैसे बताया उनका जाइल शील्ड के साथ उनका, उन्होंने 100 स्कोर किया था उस टाइम पे, और उनका फिर जूनियर क्रिकेट में आना कैसे शुरू हुआ? आप यशस्वी के बारे में पूछ रहे कि पृथ्वी के बारे आई एम सो सॉरी यशस्वी के बारे में आई एम में? सो राइट, सॉरी। राइट। ओके, फाइन। सो बेसिकली जब मैंने बताया कि वो अर्ली पार्ट था, जब वो मेरे पास आया था थोड़े दिन हुए थे, तो जब उसने पहले मैच में 47 की और 5 विकेट लिए तो मैंने बोला इससे कुछ होगा नहीं। अगर तुझे बड़ा कुछ करना है तो मेरे को नेक्स्ट मैच में कुछ बड़ा करके दे, और फिर मैं तेरे को फिर मैं समझूंगा कि तू अच्छा प्लेयर है। मैं थोड़ा हमेशा उसको चैलेंज करता था। तो नेक्स्ट मैच में उसने 300 रन किए और 13 विकेट निकाले। और बाद में जब वो आया उतने करके, तो उसी टाइम पे उसके फादर उसको लेने आए थे इनिशियल फेज में। हम्म, उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है कि उस दिन उसके फादर भी आए थे मुझसे मिलने। और फिर वो उसके फादर स्टार्टेड क्राइंग, उसके फादर रोने लगे मेरा हाथ पकड़ के, और बोले सर हम लोग बहुत परेशान थे, मेरा बच्चा अकेला मुंबई में तड़प रहा था कि कोई उसका हाथ पकड़ ले, कोई उसको चांस दे दे। और भगवान ने मेरी सुन ली और आप हमको मिले। तो आज के बाद आप और ये लड़का मैं आपको देता हूँ, आपको जो करना है इसके साथ करना, आपको जैसे रखना है रखना, हमारा और इससे कोई वास्ता नहीं रहेगा, सब कुछ इसके लिए आप हो। और जब भी आपको लगेगा हमको आदेश देना, हम करेंगे। लेकिन
आज के बाद हमारा ये आपका बच्चा है। तो ये एक इनिशियल स्टेज था वो जो 300 का हुआ था। आपने आपने इसको फिर बस ऑफिशियल कैसे किया? मैं जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ तो पावर ऑफ अटर्नी ये एक लीगल प्रोसेस होता है। यस, तो फिर बाद में जब वो 1 साल 1.5 साल गुजर गया तो मैंने उसको ये बहुत, जैसे कि पहली बार जब हमको पासपोर्ट बनाना था, दिलीप वेंगसरकर सर का टीम जा रहा था इंग्लैंड। तो मैंने दिलीप वेंगसरकर सर से उसको मिलाया। तो मैंने बोला सर ये लड़का है ऐसा ऐसा अच्छा खेलता है, एक मेरा टूर्नामेंट होता है यहाँ पे मित्सुई फौजी T20 लीग। तो हम्म। मैंने बोला सर एक लड़के से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। तो दिलीप वेंगसरकर सर ने बोला इसको इंग्लैंड भेजेगा क्या? तो बोला हाँ सर भेज दूंगा मैं। तो फिर बाद में ये हुआ कि पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो फिर मैंने जब पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ तो उसके माँ बाप को बुलाया। तो पहले तो वो पासपोर्ट बन ही नहीं रहा था, डॉक्यूमेंट इश्यूज हो रहे थे। फिर मैंने वहां पे भी बात करके थोड़ा बहुत पुश करके किया। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंज आते थे कि डॉक्यूमेंट साइन कौन करेगा, क्या करेगा। और बीच में काफी बार ऐसा हो रहा था कि जैसे जो कुछ लोग, मैंने बताया कि लोग नहीं चाहते थे कि ये क्रिकेट खेले मुंबई में। तो बार बार उसके अगेंस्ट कंप्लेन करते थे। उसके पुराने डॉक्यूमेंट जो नकली डॉक्यूमेंट्स था वो बार बार ले जाके एमसीए में जमा करते थे। फिर एमसीए से इंक्वायरी होती थी, मुझे मेल्स आते थे कि इसका ये डॉक्यूमेंट लाओ वो डॉक्यूमेंट लाओ। तो जब ये सारी चीजें होने लगी तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि अब इसको लीगली मैं अपने अंडर में ले लूं। और फिर उनके माँ बाप ने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दिया कि अब ये आपका बच्चा है। तो वो सब हमने किया पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू। और फिर उसका मैं लीगल गार्डियन बना। और फिर जहां पे भी जरूरत पड़ती थी, जहां पे भी ऑपरेशंस या कुछ भी लगते थे, फिर वहां से मैं ही सब कुछ करता था। एंड एवरीथिंग वाज विथ मी, मैं ही सब कर रहा था। तो वो जो एक दौर था जब वो अंडर 19 के लिए खेलना शुरू किया था उन्होंने, उस टाइम चाहे एशिया कप जो अंडर 19 की सक्सेस हो या जो वर्ल्ड कप वाली जर्नी थी अंडर 19 की, वो फेज कैसा था? उस दौरान यशस्वी किस माइंडसेट में थे और क्या चल रहा था उस टाइम उनके करियर में? अ, उसके पहले एक इंसिडेंट बताऊंगा क्योंकि आपने पावर ऑफ अटॉर्नी का जिक्र किया है। जी। हुआ क्या था कि 2017 में बहुत सारे लड़कों को का डॉक्यूमेंट चेक हो रहा था मुंबई में। बार बार लोग कंप्लेन करते थे। तो मुझे एमसीए से मेल्स आने लगे कि इस लड़के का ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट। तो जब मैं गया मीटिंग में, एमसीए के मीटिंग में जब गया, तो मुझे लोगों ने बोला आप कौन हो यहाँ पे, आप क्यों आए हो? तो मैंने बोला मैं इसका कोच हूँ। तो बोले कि आप कोच हो तो आप क्यों आ रहे हो, इसके पेरेंट्स को भेजो। तो मैंने बोला इसके पेरेंट्स यहाँ पे नहीं रहते हैं। तो फिर बोले आप नहीं बैठ सकते हो एक मीटिंग में। तो फिर मैं बोला कि क्यों नहीं बैठ सकता? तो बोले नहीं नहीं, इसको इनका घर वाला चाहिए। तब फिर मैंने फिर उससे पावर ऑफ अटॉर्नी लिया। मुझे भी थोड़ा और रिकलेक्ट हुआ। और फिर बाद में फिर मैं एमसीए की मीटिंग में गया और फिर वहां पे उस चीज को मैंने डील किया। मैं लॉयर्स के पास गया तो वो बहुत बड़ा चैलेंज, एक्चुअली चैलेंज वो था क्रिकेट के अलावा, कि वो बार बार जो लोग कंप्लेन करते थे उसके बारे में, हर 2-3 साल के बाद एक बार जरूर ये होता था। तो देन फिर मैंने वो लीगल लीगल वे में उसका पावर ऑफ अटॉर्नी लिया। देन मैंने कुछ लॉयर से बात किया, हमने पेपर में गैजेट भी बनाया कि इस तरह की चीजें हैं। तो वो एक जरूरत थी उस टाइम पे उसका लीगल गार्डियन बनने के लिए, बिकॉज ऑफ दैट। और फिर वहां से स्टार्ट हुआ। तो आई थिंक दिस इज द होल थिंग हाउ आई बिकम लीगल गार्डियन। क्योंकि उसके जी। बगैर उसको खेलने नहीं मिलता, क्योंकि उसको बैन कर देते हैं लोग। बहुत सारे मैचेस में उसको नहीं भी खिलाया, उसको बाहर बिठाया कि आपके डॉक्यूमेंट इशू है। तो वो बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को बोलता था सर ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो लोग बोलते थे नहीं तुम सॉल्व कर लो। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़े बड़े लोग। तो मुझे लगा कि नहीं, ये फाइट मुझे ही करना है इसके लिए। और अगर ये कहीं ना कहीं अटक गया, 1-2 साल भी इसको अटका दिया, तो आगे का क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। तो वो एक चैलेंज था बहुत बड़ा। और वो बिकॉज ऑफ वो हमने पार किया। आई बिकम लीगल गार्डियन देन। आपका सवाल जो था वो अंडर 19 से रिलेटेड था। तो एक बार जब ये सारे हर्डल्स क्लियर हो गए, तो जब वो एशिया कप के लिए जा रहा था, उसका जो पहले सिलेक्शन हुआ था 2018 में, इंडिया अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुआ था और एशिया कप के लिए जा रहा था। तो बस यही था, मैं हमेशा उसको यही बोलता था कि पहला मैच हर टूर्नामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने पहले मैच में रन कर दिया तो चांस बहुत होगा कि आप टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर बनोगे। और हमेशा एम करना चाहिए कि हर टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर बनने का। तो ये सारे जो डिस्कशंस हम करते थे अपार्ट ऑफ द प्रैक्टिस, जैसे मैं मेंटोरिंग करता हूँ, बहुत सारे प्लेयर्स मेरे पास आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग कोचेस के पास प्रैक्टिस करते हैं। तो आई डू मेंटोरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, दोज आर नॉट विथ मी, कि उनके ब्रेन पे कैसे काम किया जाए। तो मुझे लगता है इसके ब्रेन पे जो काम किया बचपन से, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसने लिया। एंड देन
उसका माइंडसेट तो ऑलवेज पॉजिटिव ही था, रन ही बनाना था और रन बनाते रहता है वो। पहली बार आपको कब ऐसा लगा कि जो आपने सपना देख रहे थे, यशस्वी की जर्नी टू इंडियन टीम में कहूँ तो, वो पूरी होती आपको कब सबसे ज्यादा क्लोज नजर आई? क्या अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद ऐसा लगा आपको? बेसिकली एक इंसिडेंस है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जी। जब पृथ्वी शॉ मेरे पास था 2015 में, वो पृथ्वी शॉ ने मुझे ज्वाइन किया था, तो मैं किसी को बताता नहीं था कि पृथ्वी शॉ मेरे पास आता है, क्योंकि और बहुत जगह वो जाता था, अलग अलग जगह पे प्रैक्टिस करता था, तो मुझे लगा कि वो मेरे से हेल्प लेने आ रहा है, तो ठीक है चलो, आएगा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेगा। फिर एक साल गुजर गया, फिर उसके फादर मेरे पास आए, एक साल ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था। हम्म। फिर उसके फादर आए, बोले कि सर आप हमको चाहिए कि जैसे आप यशस्वी को कोचिंग देते हो, पृथ्वी को भी दो। तो मैं बोला नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि पृथ्वी के साथ ऑलरेडी बहुत सारे कोचेस का नाम जुड़ा है, तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि आगे जाके वो खेलेगा और 5-6 लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो बोले नहीं सर, आप ही इसके माई बाप हो, आपको ही सब कुछ करना है, और आप जो बोलो मैं करने को तैयार हूँ। अगर आप बोलो तो मैं स्टैम्प पेपर पे भी साइन कर दूंगा, लेकिन आप इसको यशस्वी जैसा ट्रीटमेंट दो। तो मैं बोला ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हो तो ठीक है, आई विल डू दैट। मुझे याद है सितंबर 2016 की ये बात है। तो फिर मैंने पृथ्वी को भी तैयार करना शुरू कर दिया। फिर वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला। पृथ्वी पृथ्वी का भी मेंटल इशू ही था, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला। और आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि वो अच्छा किया अंडर 19 में और वापस मेरे पास आएगा। और अ, जब भी वो कोई सीरीज खेल के आता था, मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, तो मेरे घर पे सैटरडे को हमारे घर पे चाइनीज पार्टी होती थी। तो हम लोग बहुत डिस्कस करते थे, फैमिली की तरह हम लोग करते थे। और वो चूंकि मेरे ही एरिया में रहता है, तो जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया जीत गई, तो मुझे लग रहा था कि वो मेरे पास आएगा, मिलने आएगा, थैंक्स बोलेगा, वॉट। लेकिन वो मेरे पास आया नहीं, तो मैं पहली बार किसी को बता रहा हूँ। तो मैं वेट कर रहा था, एक हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, तो वो नहीं आया मेरे पास। और फिर बाद में मुझे किसी का फोन आया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फोन आया कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मीडिया में मेरे बारे में काफी आ रहा था उस टाइम पे, तो बोला ठीक है, बिजी होगा। और मैं उनसे मिलने गया, और उन्होंने बोला कि आप पृथ्वी के बारे में मीडिया में बात करना बंद कर दो। तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? बोले नहीं नहीं, पृथ्वी शॉ अपने टैलेंट पे इंडिया के लिए खेला है, और कोचिंग से कोई प्लेयर नहीं बनता। जब भी वो दिमाग में वो याद है, बोले कि कोचिंग से कोई प्लेयर नहीं बनता है, और अगर इतना ही होता है तो अर्जुन तेंदुलकर को तो हमेशा इतनी कोचिंग मिले, वो क्यों नहीं इंडिया के लिए खेल गया, पृथ्वी क्यों खेल रहा है? तो मैं थोड़ा सा बोलना शुरू किया, लेकिन उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। और उसी दिन मुझे बहुत गुस्सा आया, आई वॉज वेरी एंग्री दैट डे। एक लड़के पे 3 साल मैंने लगाए, दिन रात एक किए उसको, और आज मुझे ये सुनने को मिल रहा है अंडर 19 वर्ल्ड कप का, जब वो विनिंग कैप्टन हो गया है। तो हम्म। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कैसे भी करके यशस्वी को भी इंडिया अंडर 19 खिलाऊंगा। ये 2018 की बात है, फरवरी 2018 की बात है। तो मैं उसी दिन फिर मैंने डिसाइड किया कि ये जो, अब तो चलो जो हो गया हो गया, अब मैं यशस्वी को अंडर 19 वर्ल्ड कप कैसे भी करके खिलाऊंगा। और फिर उसी दिन से वो मेरे दिमाग में चलने लगा कि पहले इसको अंडर 19 वर्ल्ड कप खिलाना है। तभी यशस्वी अंडर 19 मुंबई खेल रहा था, जस्ट अंडर 19 मुंबई खेल रहा था। हम्म। और गॉड इज सो ग्रेट कि ये फरवरी 2018 की ये घटना है, और जून 2018 में यशस्वी अंडर 19 इंडिया टीम में सिलेक्ट हो गया वाह। श्रीलंका जाने के लिए। उस टाइम पे कोई ऐसा सीरीज प्लान नहीं हुआ था कि कोई सीरीज होगा इंडिया श्रीलंका का, और वो हम्म। सिलेक्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि उस दिन जो मेरे साथ लोगों ने, मतलब जिस उस घटना के बाद मैं बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे मेहनत कराने लगा, और ज्यादा उसके पीछे ध्यान देने लगा। और आई लाइक चैलेंजेस इन माई लाइफ, तो दैट वाज वन ऑफ द चैलेंज कि मैंने मेरे कानों से सुना कि कोई कोचिंग से इंडिया प्लेयर नहीं बना सकता है, और प्लेयर अपने दम पे खेलता है। ये चीज मैंने सुना तो मुझे खराब लगा, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं दिया, ना मैंने किसी को बोला। मैंने बोला कि ठीक है चलो, अब देखते हैं, मैं एक और इंडिया प्लेयर तैयार करूंगा। और आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द गॉड कि जो मैंने सोचा वो हो गया। जी, अंडर 19 की मैं बात करूं तो ये जो वर्ल्ड कप था इस दौरान, ये तो एक गेम चेंजिंग मोमेंट था ही उनके करियर का। इसके बाद जो डोमेस्टिक में उन्होंने जो अपनी छाप छोड़ी है, यंगेस्ट प्लेयर बन के डबल 100 बनाए। इसके बाद मतलब उनका नाम तो एक तरह से बन ही गया था उस दौर में। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंस याद आ रहा है कि जब वो अंडर 19 इंग्लैंड से खेल के आया था, तो मुंबई में हम्म। बारिश हो रही थी। तो एक सीरीज था इंडिया बांग्लादेश, लखनऊ में सीरीज था,
2019 में जुलाई ऐसा कुछ था। तो मुंबई में बहुत बारिश हो रही थी और मुझे बोला सर मेरे को प्रैक्टिस करना है, आउटडोर करना है। तो मैंने बोला आउटडोर अभी मुंबई में तो मिलेगा नहीं। तो बोला सर गोरखपुर चलते हैं। तो मैं बोला ठीक है चल गोरखपुर चलते हैं। और वही लखनऊ में वो सीरीज था। तो हम लोग गोरखपुर में गए और वहां पे भी बारिश हो गई। तो मैंने बोला अब एक काम कर, तुझे बॉल बॉल की मेरिट पे खेलना है। तो बॉल की मेरिट पे एक भी बॉल नहीं खेल रहा था। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब ये कर क्या रहा है। मैं उसको बोला बॉल की मेरिट पे खेल और ये कुछ अलग ही कर रहा है। तो फिर बाद में वो मेरे पास आया, बोला सर मैं अगर इन बॉलर्स को इस विकेट पे खेलूंगा तो बहुत इजी होगा। तो मैं छक्के मारूं क्या? मैं सोच रहा हूँ छक्के मारने की प्रैक्टिस कर लूं। तो बोला ठीक है छक्के मार। तो वहां पे ना उसने बहुत सारे छक्के मारने की प्रैक्टिस की, करीब 150-200 छक्के मारने लगा वो। 2-3 दिन हम थे, छक्के ही छक्के मार रहा था। तो वहां से पहले उसको मैं बोलता था नीचे नीचे से खेल, ऊपर से शॉट नहीं खेलना है, ग्राउंडेड शॉट खेलो। तो उसके बाद फिर जब वो विजय हजारे, उसके बाद इंडिया का टूर हुआ, उसमें उसने ठीक ठाक रन किए। फिर उसका नाम विजय हजारे के लिए सिलेक्ट हुआ। और उसने पहले मैच में कुछ 44 किया। और फिर नेक्स्ट मैच में उसने 100 मारा केरला के अगेंस्ट। और मुझे अभी भी याद है कि जब वो फोन किया मैच के बाद, तो बोलने लगा कि सर मैं जब बैटिंग कर रहा था तो जो सीनियर्स थे मुंबई के, वो श्रेयस भाई बोल रहे थे तू बहुत स्लो खेलता है, थोड़ा मार के खेल। तो मैंने उसको बोला कि श्रेयस भाई को बोल कि आपने जो पहले आपके 5 मैच खेले लिस्ट ए करियर के, आप भी तो मेरे जैसे खेले होगे ना, आप थोड़ी जाके मार रहे होगे। तो हंसने लगा। और फिर नेक्स्ट मैच में उसने 200 मारा, 200 किया उसने। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मैच में किया, नेक्स्ट मैच में 100 किया, फिर 200 किया। तो वहां से उसकी सिक्स हिटिंग एबिलिटी डेवलप हुई विजय हजारे में, जो उसने 200 किया था, फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला। तो यस, इसी तरीके से हमारा प्रिपरेशन था कि उसको कैसे अपग्रेड करना है। इसके बाद का वो दौर था जब आईपीएल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से उनका जुड़ना हुआ। राजस्थान रॉयल्स के लिए वो खेलते हैं आईपीएल में। तो ये जो अंडर 19 के टाइम पे उनकी जो माइंडसेट था, और आप जब बोल रहे हैं कि अब इन्होंने जो अटैक करके एक तरह से गेम अपना ट्रांसफॉर्म किया, ये वाला ट्रांजिशन पीरियड आप बताएंगे क्या? मतलब आईपीएल के बाद से ये कुछ हुआ है चेंज, या किस तरह से देखते हैं इस ट्रांजिशन को? एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब वो आईपीएल में सिलेक्ट हुआ 2020 का जो वर्ल्ड कप था अंडर 19 का, उसके बाद हम्म। तो वो राजस्थान रॉयल्स के कैंप में गया और फिर बाद में कोविड हो गया। हम्म। तो कोविड में हम लोग साथ में ही थे, हम लोग एक ही साथ थे हमारे घर पे। तो हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते तो नहीं थे क्या होगा, लेकिन कभी तो ऐसा लगता था यार ये क्या हो गया, मतलब अच्छा खासा अंडर जी। 19 वर्ल्ड कप का सीरीज, और उसके बाद फिर आईपीएल, और खेलने को नहीं मिल रहा। तो फिजिकली ना उस टाइम पे बहुत वीक हो गया था। अभी भी कभी कभी मैं उसके पुराने वीडियोस देखता हूँ। तो मैं उसके लिए थोड़ा घर पे बोला जिम विम, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते, तो मैंने थोड़ा जिम के इक्विपमेंट्स मंगाए। और मैं उसको बहुत फोर्स करता था कि वेट ट्रेनिंग कर, तेरा डाइट फॉलो कर। बट एक्चुअली वो माहौल ऐसा था कि हो नहीं पा रहा था। हम्म। तो जब आईपीएल का कॉल आया कि अभी ये दुबई में आईपीएल होने वाला है, तो मैं जब उसको 2-3 बार मेरे इंडोर्स में प्रैक्टिस कराने ले गया, क्योंकि अलाउड नहीं था मुंबई में क्रिकेट खेलना, तो ऐसे हम लोग छुप के जाते थे गाड़ी में कि चलो थोड़ा बहुत टच में आ जाए। तो मुझे याद है जब मैं उसको प्रैक्टिस करा रहा था ना, तो मुझे समझ में आ गया कि आईपीएल में कुछ कर नहीं पाएगा। द हम्म। वे ही वाज प्लेइंग, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार ये तो कुछ होगा नहीं आईपीएल में। तो 1-2 बार मैंने सोचा कि मैं राजस्थान रॉयल्स को बोल दूं कि भाई ये रेडी नहीं है, आप इसको इस साल मत खिलाओ। बट फिर दूसरा ये लगा कि नहीं यार, कुछ ना कुछ जाके सीख के तो आएगा, एटलीस्ट एक लेवल अप जाएगा। तो ये चला गया आईपीएल में। और जब वो मैंने मैच देखा, ये पहला मैच खेला अगेंस्ट चेन्नई, 6 रन पे आउट हो गया। एमआई के अगेंस्ट 0 पे आउट हो गया। और फिर लास्ट मैच दिल्ली के अगेंस्ट 34 रन किए कुछ 35 बॉल्स पे। और जो बाकी लोग खेल रहे थे जैसे संजू सैमसन, महेंद्र सिंह धोनी, एकदम डिफरेंट लेवल था। इसका स्टैंडर्ड वहां पे कहीं मैच ही नहीं हो रहा था। तो हम्म। मैं बड़ा डीप थिंकिंग में चला गया, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। और फिर ये वहां से आया, वापस आया। तो मैं गोरखपुर में था, क्योंकि मुंबई में हम लोग इसके लिए रुके थे एक्चुअली। कोविड में हम लोग सोच रहे थे आईपीएल जाएगा तभी हम मुंबई छोड़ के जाएंगे, नहीं तो कहीं कोविड वोविड हो गया तो फिर इसको जाने नहीं मिलेगा आईपीएल के लिए। तो इसके वजह से हम लोग पूरी फैमिली मुंबई में थे उस टाइम। तो फिर जब आईपीएल से आया तो मैं था नहीं, मैं गोरखपुर में था। हम्म। तो इसने मुझे कॉल किया और ही स्टार्टेड क्राइंग। वो जोर जोर से रोने लगा फोन के ऊपर। ऐसा जल्दी करता नहीं है वो। तो मैंने बोला क्यों रो रहा है? बोलता है सर मैंने अपना करियर खत्म करके ले लिया, मेरे आईपीएल बर्बाद हो गया और मुझे लगता है कि अब आगे का क्रिकेट में नहीं खेल पाऊंगा।
मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स अब मुझे आगे खिलाएगी नहीं। तो हम्म। मैंने बोला चुप हो जा, ज्यादा रो मत, और तू बैग पैक कर, गोरखपुर आ जा। तो मैं बोला सारा किट विट ले, अब इधर आ जा, हम लोग फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने उसको गोरखपुर बुलाया, नवंबर 2020 की बात है, गोरखपुर बुलाया, दिवाली का टाइम था। और फिर मैंने एक ग्राउंड वहां पे लिया, वहां पे रेलवे क्रिकेट ग्राउंड है, सेंट एंड्रयूज क्रिकेट ग्राउंड है, दो ग्राउंड है। और प्लास्टिक बॉल से मैंने उसको बॉलर्स अरेंज किए, और मैंने बोला कि बॉलर्स को बोला कि 10-15 मीटर से इसको जितना जोर से डाल सकते हो डालो, और इसको इसके हेलमेट पे, इसके बॉडी पे जहां मार सकते हो मारो। तो शुरू में बड़ा अनकंफर्टेबल था वो प्लास्टिक बॉल, हार्ड प्लास्टिक बॉल, अगर जोर से लगती है तो पूरा बदन लाल हो जाता है। तो मैं बोला था इसको टेस्ट करो अब। तो जब वो स्टार्ट में कर रहा था ना, तो बार बार ब्रेक ले लेता था, भागता था, कंप्लेंट करता था, बोलता सर ये क्या प्रैक्टिस है, इससे तो मेरा गेम खराब हो जाएगा, मेरा रेड बॉल क्रिकेट में मेरे रन ही नहीं बनेंगे। हम्म। और फिर मैं वो तो मैंने उसको बोला कि देख अभी ना रेड बॉल क्रिकेट भूल जा, क्योंकि अगर आगे का क्रिकेट खेलना है तो व्हाइट बॉल क्रिकेट अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में 1 से 1.5 साल कोविड ही रहने वाला, और तब रेड रेड बॉल क्रिकेट होने वाला भी नहीं है, यानी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट होने वाला ही नहीं है। हम्म। तो फिर ऐसी प्रैक्टिस की, उसको मैं सेंटर विकेट पे लेके लेके जाता था, बोलता था मुझे 80-90 मीटर के छक्के मार के दिखा, अगेंस्ट स्पिनर्स, अगेंस्ट फास्ट बॉलर। तो वो करता था, मेहनत करता था, क्योंकि मैं उसको बहुत फोर्स करता था करने के लिए। और फिर फाइनली उस प्रैक्टिस के बाद मुझे लगता है उसका पूरा गेम ही चेंज हो गया। फिर वो मुंबई हम से अब कॉल आया सैयद 2023 की बात कर लें तो 2023 में अब वही यशस्वी हैं जो फास्टेस्ट 50 बनाई उन्होंने सिर्फ 13 ही गेम पे। पे आ रहा हूँ। तो फिर जब जी। वहां से आया, मुंबई आया, तो एक सिलेक्शन मैच था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का, पहला टूर्नामेंट बीसीसीआई का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी था। तो उसने 52 बॉल पे 104 रन बनाए, वानखेड़े स्टेडियम में मैच था। तो उसने इमीडिएट मुझे कॉल किया, बोला सर ये तो कमाल हो गया। मैं बोला क्या हो गया कमाल? तो बोलता है सर मैंने 52 बॉल पे 100 बना दिया, और मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे बैटिंग कर रहा हूँ। मैंने कवर्स के ऊपर से छक्के मारे, मैंने पुल पे छक्के मारे, मैंने सामने छक्के मारे, और सर ये तो कुछ अलग ही बैटिंग हो गया। तो मैं बोला देख जो तू प्रैक्टिस कर रहा था ना इसीलिए कर रहा था। और उसके बाद फिर वो मुश्ताक अली में भी उसने परफॉर्म किया। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली उसका एक अंडर 19 से एक आईपीएल प्लेयर या डोमेस्टिक टॉप प्लेयर हुआ, वो बिकॉज ऑफ दैट फेज हुआ। अगर वो फेज शायद नहीं होता तो शायद वो कहीं ना कहीं गाड़ी रुक जाती। यशस्वी की गेम के बारे में जैसे कि हम देखते हैं कि एक तो लॉन्ग इनिंग्स खेलते हैं, खासकर अब हम जो देख रहे हैं यशस्वी का गेम, टेस्ट क्रिकेट की बात कर लें। क्या आपने क्या ऐसा, गुरु जी ने क्या ऐसा मंत्र दिया था यशस्वी को कि लंबी पारियां खेलना, क्योंकि इतनी कम उम्र में हम देखते नहीं है इतना इतना बढ़िया टेम्परामेंट टेस्ट क्रिकेट में। तो आपकी तरफ से क्या कहा बेसिकली गया था? बेसिकली मैं तो उसको हमेशा या सारे सारे प्लेयर्स को बताते रहता हूँ, लेकिन क्रेडिट उसको भी जाता है कि वो जो चीजें हम बताते हैं, और वो तो वेरी क्विक लर्नर। वो हम्म। मैंने जो सिखाया वो तो है, बाद बाद में बाकी कोचेस ने भी उसके ऊपर बहुत काम किया। जिस टीम में जाता है वहां भी कोचेस रहते हैं, और वहां के कैप्टन और लोगों से भी वो सीखता है, अपने सीनियर से सीखता है। तो बेसिकली एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कोई भी क्रिकेट खेलो, या अंडर 19 खेलो, या T20 खेलो, या सीनियर क्रिकेट खेलो, या डेज खेलो, या टेस्ट खेलो, एज अ बैट्समैन आपको हमेशा 9 फील्डर ही मिलेंगे जिनको आपको बीट करना होगा। तो अगर आप फील्ड के बीच में से मारना सीख गए और फील्ड के ऊपर से मारना सीख गए, तो आपको कोई रुका नहीं सकता है। तो हर एक प्लेयर को ना अपने, जब भी वो प्रैक्टिस करता है ना, तो उसको क्रिकेटिंग शॉट्स पे रिलाई करना चाहिए। तो यशस्वी ने अगर आप देखेंगे तो जो भी शॉट्स खेलता है ज्यादा क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, कवर ड्राइव मारता है, अच्छा कट मारता है, पुल मारता है, स्ट्रेट ड्राइव मारता है, फ्लिक मारता है। तो जिसके पास अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स होंगे हम्म। हर लेवल में परफॉर्म करेगा। और दूसरी जो चीज है यशस्वी की, ही रीड्स द गेम एंड कंडीशंस वेल। तो उसके अंदर वो जो रीड करने की एबिलिटी है कि इस टाइम पे ये वाला शॉट लगेगा, ये विकेट पे ये शॉट लगेगा, ये बॉलर को मुझे ये शॉट खेलना चाहिए। तो ये जो चीजें मैं हमेशा, हम लोग हमेशा डिस्कस करते थे कि देख अगर कोई बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहा है तो उसको आउट नहीं होना भी एक डोमिनेशन है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि डोमिनेशन ये नहीं कि आप बॉलर को छक्के मार दो, चौके मार दो। डोमिनेशन ये भी है कि बॉलर अगर अपने सबसे बेस्ट स्पेल में बॉलिंग डाल रहा है तो आप उसको किस तरीके से आउट नहीं होते हो। तो मुझे लगता है कि जो उसका टेम्परामेंट है, गेम रीडिंग एबिलिटी है, और जो उसका स्किल है और उसका माइंडसेट है, जो बचपन से मैं उसको सिखाते आ रहा हूँ और बहुत सारे लोगों ने भी उसको बताया होगा, उसने हम्म। बहुत अच्छे से उसको पिक किया। दिस इज द रिजल्ट हाउ इज डूइंग वेल ऑल द प्लेसेस वेयर इज प्लेइंग। अ, वो दिन एक्सप्लेन करेंगे, मतलब वो मेमोरी आपके दिमाग में होगी जब जिस दिन
टेस्ट में डेब्यू हुआ, उसकी ज़्यादा आपको खुशी थी या जो थोड़े दिन बाद जो T20 में उनका डेब्यू हुआ? क्या दिन था वो और कैसा रिएक्शन यशस्वी ने आपको कॉल किया या क्या हुआ था उस दिन? यस, आई थिंक जब वो टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज में खेला था तो मैं एक्चुअली उस दिन लंदन में था और मैं हुँ। ऑन द वे था। मैं फ्लाइट के बीच में था, तो अ, मैंने मैच के पहले उसको बोला था कि इसी दिन के लिए हम मेहनत कर रहे थे तो अच्छा करो, एंड आई हैव ट्रस्ट ऑन यू विल डू वेल। तो यही कन्वर्सेशन हुआ था। तो ऑफ कोर्स टेस्ट क्रिकेट, अगर कोई भी आप प्लेयर से पूछेंगे तो कौन से फॉर्मेट में वो ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल है, तो मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट जब उसका डेब्यू था वो बहुत ही मेमोरेबल उसके लिए भी, हम सब के लिए भी है। और ऑफ कोर्स T20 भी इंडिया की टीम से आप खेल रहे हो तो जी। ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहला चूंकि उसने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया तो दैट वाज मोर हैप्पी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और अब क्योंकि ये साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है T20 क्रिकेट के लिए, जो इस साल आईसीसी वर्ल्ड कप होना है T20 का, तो अभी आपका कुछ यशस्वी के साथ में किस तरह का गेम प्लान चल रहा है या कुछ माइंड में है उनके, या वन मैच एट अ टाइम वाली अभी स्ट्रेटेजी ही चल रही है, अभी वर्ल्ड कप पे नजर नहीं है? हर एक प्लेयर को ज्यादा आगे, सबको मैं एक ही टिप्स देता हूँ कि ज्यादा आगे का नहीं सोचना चाहिए। टुमारो इज टुमारो, टुडे इज टुडे। तो जो प्लेयर सक्सेसफुल होते हैं वो आप देखोगे कि प्रेजेंट में बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है और अगर आज आप अच्छा कर रहे हो तो जरूर आपका अगला दिन अच्छा होगा। ज्यादा लंबा गोल नहीं बनाना चाहिए कि मैं 6 महीने के बाद ये करूंगा, 1 साल के बाद ये करूंगा। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। मैं हमेशा यशस्वी को भी बोलता हूँ और सबको भी बोलता हूँ कि प्रेजेंट में रहो, अभी जो आपके हाथ में है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप अच्छा करोगे तो कल ऑफ कोर्स आपका अच्छा होगा। एंड आई ऑलवेज से एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए आप अपॉर्चुनिटी हो, आपके लिए मैं अपॉर्चुनिटी हूँ। अगर मैं आपके साथ अच्छी बात करूंगा तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो कम बैक इन द गुड वे। तो मुझे लगता है कि जिस टाइम पे जो चीजें हम कर रहे हैं हम उस पर ज्यादा ध्यान देने चाहिए। और अभी टेस्ट मैच चल रहा है तो सिर्फ टेस्ट मैच के बारे में ध्यान देना चाहिए। और वन मैच ए टाइम, एज वन बॉल एट ए टाइम, वन मोमेंट एट ए टाइम, ये मेरा मंत्र है कि हर दिन को एक नया दिन समझो और आपका जो समय है और आपकी जो ऊर्जा है उस दिन पे ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करो rather than thinking for the next day. So I think yes, everything is going good till now, and आगे जैसे जैसे वो अच्छा करते रहेगा वो आगे के मैचेस भी खेलेगा, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। यशस्वी की जो पर्सनालिटी है उसमें कुछ चेंजेस आप देखते हैं? अब इतने सालों की जो उनकी क्रिकेटिंग जर्नी हो गई है, सक्सेसफुल हो गए हैं, क्या चेंजेस उनमें देखते हैं आप? इट्स टू अर्ली टू से कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि अभी अभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया है। फिलहाल मुझे लगता है कि मैं अभी उसके गेम के बारे में ज्यादा बात करूंगा एज अ कोच, एज अ मेंटर और गार्डियन। और अभी काफी समय है जज करने के लिए कि उसके अंदर कोई चेंजेस आए कि नहीं आए। तो अभी फिलहाल तो गेम खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। और T20 में डेब्यू हो गया है, टेस्ट में डेब्यू हो गया है, लेकिन अब वनडे क्रिकेट का इंतजार है। क्या आपको भी है और क्या यशस्वी को भी इंतजार है अपने वनडे डेब्यू का? बेसिकली इज प्लेइंग फॉर इंडिया, चाहे वो टेस्ट खेले या T20 खेले, मैटर नहीं करता है। और कौन सी टीम में वो खेलेगा, कौन से फॉर्मेट में खेलेगा, ये सारा काम जो होता है वो सिलेक्टर्स का होता है। और अभी तक मुझे लगता है सिलेक्टर्स ने हमेशा ही उसको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी हैं। और जब उनको लगेगा कि वो आगे जाके वनडे टीम में खेलना चाहिए तो डेफिनेटली वो मौका भी उसको मिल जाएगा। जब किसी टूर से वापस आते हैं, किसी सीरीज से एंड खत्म करके आपके पास आते हैं, तो क्या कुछ अदर देन क्रिकेट करना पसंद करते हैं वो? मुझे अभी भी याद है कि जब वो आता था पहले, या जब वो खेलता है तो जब मेरे घर पे रहता था 2022 तक मेरे साथ था, तो मैं उसको बोलता था चाय पिला। तो वो मेरे लिए चाय बनाता था। तो जब हम चाय पीते थे रात में, हम लोग नॉर्मली लेट नाइट वो चीजें करते थे, और उस दिन हम लोग सोते नहीं थे पूरी रात। तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक हम लोग बैठ के एक रूम में बातें करते थे। और वो चाय बनाता था, कभी कभी वो मुझे मसाज भी देता था। बोलता था सर, मैं मेरे को मसाजर ने ऐसा ऐसा सिखाया है मसाज देना, तो मैं चाहता हूँ आप भी वो फील करो। तो बोला ठीक है चल कर। ये छोटी मोटी मेमोरीज है। हमारी डॉटर है, उसके साथ काफी खेलता था। और हम लोग जाते थे कभी ऐसे ही, कभी मॉल में खाना खाने या कुछ। ये छोटी मोटी मेमोरीज है, एंड बस डूइंग वेल। जी, थैंक यू सो मच ज्वाला सिंह जी, लोकमत हिंदी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।